हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। तो हमें इसमें ये प्रूव करना है कि जो √5 है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो हमने 9th क्लास में किया था रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिन्हें मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वो सारे नंबर रैशनल नंबर होंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, और Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर्स के लिए ये कंडीशन होती है। अब वो नंबर जिन्हें मैं P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, वो सारे नंबर मेरे कौन से हो जाएंगे? वो मेरे इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। फर्दर हमने ये भी देखा था कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है, टर्मिनेटेड होती है, या फिर नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटेड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 4/5 लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.8। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन मेरे पास टर्मिनेटिंग आ रही है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होती है जो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं पे जाके स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, और 1/3 अगर मैं इसकी देखूं तो ये आएगा 0.33333। ठीक है, ये ऐसे सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, इसमें डेसिमल के बाद 3 रिपीट हो रहा है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 0.3 बार। बार मीन्स 3 इसमें क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये है मेरे पास रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। इट मीन्स उनकी टर्मिनेशन ना तो कहीं पे एंड होगी डेसिमल के बाद, ना ही उसमें कोई पैटर्न बनता है, जैसे इसमें 333 रिपीट हो रहा है, ना ही उसमें कोई पैटर्न रिपीट होता है, ना ही उसकी एक्सपेंशन कहीं पे खत्म होती है। तो उन्हें हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो सारे नंबर जो रैशनल नहीं हैं वो सारे इर्रेशनल होंगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के साथ सॉल्व कर सकता हूँ, प्रूफ बाय। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के साथ आएगा, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, कब हम इसे यूज करते हैं और क्या मतलब कैसे ये काम करता है? ठीक है, तो सबसे पहले समझो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है। इसे इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। कई बार हमारे पास मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्हें हम डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर सकते, या फिर उनका प्रूफ डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता या एग्जिस्ट नहीं करता। तो वहां पे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करके उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, कैसे काम करता है ये? इसमें क्या करते हैं, हम किसी चीज को पहले ट्रू एज्यूम कर लेते हैं कि कोई स्टेटमेंट हम अपनी तरफ से ये मान के चलेंगे कि ये ट्रू है। ठीक है, तो उसको ट्रू मान के हम सॉल्व करने लगेंगे। तो सॉल्व करते करते हमारे पास कोई ऐसी स्टेटमेंट बनेगी आगे जाके जो मैथमेटिकली रॉन्ग होगी, इनकरेक्ट होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि जो हमने ट्रू माना था वो एक्चुअली ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। जो हमने एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था। ठीक है, तो यही है हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? ये काम करता है कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक टाइम पे या तो वो ट्रू हो सकती है या फिर वो फॉल्स हो सकती है, वो दोनों नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे मैं लिखूं 2 इज इवन। ठीक है, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा।
अब ये फॉल्स नहीं हो सकता। एक ही चीज हो सकती है, या तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकती। तो इस प्रिंसिपल पे ये मेथड काम करता है, ठीक। तो अब देखो, जो √5 है मेरे पास, इसका मेरे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है कि मैं इसे प्रूव कर सकूं कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो हमें इनडायरेक्ट मेथड, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, इसे यूज करके इसे प्रूव करना होगा कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये प्रूफ, तो मेरे पास ये तो प्रूफ नहीं है कि ये इरेशनल नंबर है, बट इसे मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये प्रूव हो गया कि ये रैशनल नंबर नहीं है, तो डेफिनेटली ये इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। तो बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है कि ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये चीज प्रूव होगी तो वो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको ऑपोजिट ट्रू मान के चलेंगे कि ये नंबर रैशनल नंबर है, ठीक है। लेट, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करेंगे, इसे एज्यूम कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। लेट 5 इज रैशनल नंबर, √5 इज, सॉरी, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो हमने ये अपनी तरफ से, मुझे नहीं पता कि ये सही होगा गलत होगा, मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि √5 इज रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर है, हमने अभी देखा था कि कोई भी रैशनल नंबर हो तो मैं उसे P/Q की फॉर्म में क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, है ना। सो if it is a rational, then we can write √5 is equal to A/B, where A and B are co-prime number। अगर √5 रैशनल नंबर है तो इसे मैं A/B की फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। जो हमने अभी ऊपर माना कि ये रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो इसे मैं A/B की फॉर्म में लिख सकता हूं। यहाँ पे A और B मेरे पास क्या होंगे, को प्राइम। अब यहाँ पे मैंने को प्राइम लिखा है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। इट मीन्स ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 8/6, ठीक है, तो ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, तो कट हो सकते हैं। अगर 2 के टेबल पे कट करूंगा तो ये 4/3 आ गया, ठीक है। अब 4 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए ये कट नहीं हो सकते, ये लोएस्ट फॉर्म है। इसमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो 3 और 4 को मैं बोलूंगा को प्राइम, जिनके बीच में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ये आपका स्टेप 1 था। इसमें आपको क्या करना है, जो गिवन नंबर है उसको आप रैशनल मान के चलोगे। अगर वो रैशनल है तो आप उसे A/V की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर A एंड V आर को प्राइम। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड। जब आप स्केयर करोगे तो √5 का रूट हट जाएगा, ठीक है। स्केयरिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्केयर करोगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा, √5 स्केयर here A/B होल स्केयर। क्लियर। अब हमें पता है जो स्केयर है वो √ के साथ कैंसिल हो जाता है, तो यहां से हमारे पास क्या बचा, 5। अब जब इसका स्केयर ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा A/B स्केयर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस B स्केयर को इस तरफ ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, 5B स्केयर इज इक्वल टू A स्केयर। तो इसे आप लिख लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में यूक्लिड लेमा किया था। तो यूक्लिड लेमा क्या था कि हम किसी भी नंबर को, लाइक मेरे पास है P नंबर है, इसे मैं BQ + R की फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। तो जो B मेरा होगा वो डिवाइजर होगा, जो
Q मेरा होगा वो क्वोशंट होगा और R जो मेरा होगा वो रिमाइंडर होगा, है ना? याद है आपको? तो ये था मेरे पास यूक्लिड लेमा। जब कंप्लीटली डिवाइड करता है डिवाइजर डिविडेंड को तो हम क्या लिखते हैं, BQ प्लस रिमाइंडर, उस केस में जीरो होता है तो जीरो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसे हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे देखो, ये भी इसी फॉर्म में है, ए भी कोई नंबर है हमारे पास, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी स्केयर, इट मीन्स 5 मेरे पास क्या है, डिवाइजर है, और बी स्केयर मेरे पास क्या आ रहा है, क्वोशंट आ रहा है, प्लस जीरो। ठीक है, तो इट मीन्स 5 जो है ए को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसीलिए जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे वो जीरो आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक और थ्योरम है हमारे पास छोटी सी, बस आपको उसका रिजल्ट याद रखना है। वो रिजल्ट क्या है कि अगर कोई भी नंबर लाइक 2 अगर 6 को डिवाइड करेगा तो 2 6 के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा 36 को कंप्लीटली। 3 अगर 6 को डिवाइड करेगा तो 3 इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर 2 6 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली अगर 4 16 को डिवाइड करेगा तो 4 16 के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। ये हमारे पास एक थ्योरम है, बस आपको इसका रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, वो यहाँ पे यूज होगा कि अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा, है ना? 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। ठीक है, अब अगर 5 ए को डिवाइड करेगा तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा, तो इसे भी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a इज इक्वल टू, इसे मैं 5 के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कोई ना कोई क्वोशंट आएगा, उसे मैं c लिख लेता हूं, प्लस रिमाइंडर जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर जीरो बचेगा। इसे आप लिख लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 2 में से आपके पास a की वैल्यू आई है 5c। अब इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो जब हम a की वैल्यू यहां से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 5b स्क्वायर, यहाँ पे a की वैल्यू हमने 5c स्क्वायर लिख दी। ठीक है, तो इसका ऊपर स्क्वायर भी था। अब इसे ओपन करेंगे, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 25c स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 5c स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 इस तरफ आ गया, 25 के साथ डिवाइड हो गया 5 पे, तो मेरे पास क्या बचा, b इज इक्वल टू, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। क्लियर है? अब फिर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा 5 यहाँ पे b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है, और c स्क्वायर कोई क्वोशंट आ रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है। इफ तो हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। हमने अभी देखा ना, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा था, अब यहाँ पे देखो 5 डिवाइड्स a, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 5 डिवाइड्स b। इट मीन्स जो हमारे पास 5 है वो दोनों 5 डिवाइड्स a एंड b दोनों को डिवाइड कर रहा है। बट हमने क्या माना था, ऊपर अगर देखोगे आप, हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था कि जो a और b हैं वो को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम मीन्स इन दोनों नंबर्स में
1 के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि इन दोनों में 1 के अलावा 5 भी कॉमन है, क्योंकि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है ना। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया जो हमने माना था कि ए और बी को प्राइम है। यहाँ पे क्या आ गया, ए और बी को प्राइम नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा 5 भी है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो जो हमारी अजम्पशन थी वो क्या थी, रॉन्ग थी। ठीक है, तो हमने क्या एज्यूम किया था कि √5 इज अ रैशनल नंबर, ये हमारी एजम्पशन थी। और यहाँ पे क्या हो गया कि वो एजम्पशन क्या थी, रॉन्ग थी, ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। तो ऐसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के साथ इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, देयरफॉर ए एंड बी have 5 as a common factor. But this contradicts the fact A and B have no common factor other than 1। ठीक है, तो ये लाइन्स हमें लिखनी पड़ेंगी। ए एंड बी हैव 5 एज कॉमन फैक्टर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो यहाँ पे हमारी अजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। जो हमने एज्यूम किया था कि √5 रैशनल नंबर है। ठीक है, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √5 is rational, so we conclude that √5 is irrational। ठीक है, तो ऐसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के साथ इसे प्रूव कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लो कि हमें कैसे करना है। जो हमें गिवन होता है, जो हमें प्रूफ करना होता है, हम उसका उल्टा सपोज करके चलेंगे शुरू में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना था √5 इज अ इररेशनल, तो हमने इसका उल्टा सपोज कर लिया कि √5 रैशनल नंबर है। तो लास्ट पे आके हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो हमने एज्यूम किया था कि √5 इज रैशनल, वो गलत है। वो हमने गलत एज्यूम किया था, वो रैशनल नहीं है। अगर वो रैशनल नहीं है तो वो डेफिनेटली इररेशनल होगा। ठीक है, अब आप इसकी प्रैक्टिस करना। मैं आपको दे रहा हूँ 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे। √2 को, √3 को, √7 को आपने प्रूफ करना है इसी मेथड के साथ, सेम वे में कि ये इररेशनल नंबर है। ठीक है, एग्जाम में मोस्टली √5, √2, √3 ही आते हैं हमें प्रूफ करने कि ये इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करके देखो। ओके, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन प्रेस कर लो।